नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ हिंद और मैं हूं रूपम ओझा। मुद्दे कई हैं, मुद्दों का बाजार गर्म रहता है, लेकिन मुद्दा फिर भी वही, राम, राफेल और राष्ट्रवाद। जी हां, एनडीए की दिशा तो यही थी, राम, राफेल और राष्ट्रवाद। लेकिन कहीं इस दिशा में रोटी और बेरोजगार तो कहीं पीछे नहीं रह गया। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे कि राम, राफेल और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के चक्कर में रोजगार और रोटी देश में कमी तो नहीं रह गई। इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है दिवाकर कुमार द्विवेदी जी, जिला उपाध्यक्ष एनएसयूआई पश्चिमी चंपारण, अभिषेक कुमार मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, प्रांजल चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप तीनों का स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल मैं कांग्रेस के एनएसयूआई के सदस्य दिवाकर जी से पूछना चाहूंगा। सर, सब कुछ तो हो रहा है, राफेल, राष्ट्रवाद या राम मंदिर, फिर कांग्रेस को क्या परेशानी हो रही है इससे? जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, समस्याएं ये नहीं है कि राम मंदिर, राफेल या राष्ट्रवाद। समस्याएं देश में रोटी रोजगार की स्थिति वर्तमान समय में ये है कि राफेल में जो घोटाले हुए वो एक अलग ही मुद्दे हैं। आपने एक शब्द का प्रयोग किया राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का परिभाषा ये नहीं होता है कि जो मुस्लिमों को मारे, जो देश में अल्पसंख्यकों को मारे, जो हिंसा फैलाए, जो झूठी बात की राजनीति करे, इसे राष्ट्रवाद नहीं करते। राष्ट्रवाद गांधी की नज़रों में ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के हित में एक झाड़ू भी लगाता है, उस व्यक्ति का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य राष्ट्रवाद होता है। एक छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ा से बड़ा काम राष्ट्रवाद होता है, लेकिन बीजेपी की नज़रों में राष्ट्रवाद नहीं है। देश की जीडीपी की स्थिति लगभग 24% माइनस में, जबकि कांग्रेस ने जब देश में सत्ता को छोड़ा तो 4.7% था। तो देश कहाँ जा रही है, इस पर विचार करना है। राम मंदिर और राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं है, मुद्दा रोजगार है। मुद्दा लॉकडाउन में जितने भी प्रवासी मजदूरों पे डंडे गिरे हैं, लाठियाँ गिरी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा, ये मुद्दे। इसलिए ये सब खारिज किया जा रहा है कि राष्ट्रवाद और ये सारी वोट लेने की सिर्फ राजनीति है। एक कहावत है कि सीमा पे तनाव है, क्या देश में चुनाव है। इसी स्थितियों में अब देश की जनता इन बातों से हट के अलग तरीके से सोच रही है और इस बात का परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा। यहाँ के अभिषेक जी जवाब दीजिए इसका। सर, राष्ट्रवाद की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं? सबसे पहले मैं आप सभी को और द टाइम्स ऑफ हिंद के दर्शकों को साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बताया कि मुस्लिमों पर अत्याचार, सबसे पहली बात मैं इस बात का खंडन करता हूं। कहीं भी किसी भी मात्र मुस्लिम पर अत्याचार नहीं हो रहा है। जो भी व्यक्ति अपराध के दायरे में है उसको उसकी सज़ा मिल रही है, चाहे वो विजय दुबे का इनकाउंटर, उत्तर प्रदेश में विजय दुबे का इनकाउंटर हो या एक गुप्ता का इनकाउंटर हो जो बहराइच में किया गया। इसी प्रकार न मुस्लिम को कोई सज़ा दी जा रही है, न हिंदू को। सज़ा अपराधियों को दी जा रही है, व्यक्तियों को नहीं। आप महात्मा गांधी के पैटर्न की बात करते हैं, हम महात्मा गांधी के पैटर्न पर ही चल रहे हैं। अपराधियों को उनकी सजा दे रहे हैं और आम आदमी सड़कों पर महफूज घूम रहा है। और अभी आपने जो बात की जीडीपी की कि जब कांग्रेस ने देश छोड़ा तो जीडीपी 4 के ऊपर थी। 2004 में जब स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के पश्चात भारत की सत्ता डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ में आई, उस समय देश की जीडीपी 8.8 पर थी। और जब जनता ने कांग्रेस को गद्दी से 2014 में उतारा, उस समय देश की जीडीपी 4.4 आकर रह गई थी। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ। अभिषेक जी, जब आपकी सरकार इतनी ही अच्छी काम कर रही थी तो सर आपने राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड सब खो कैसे दिया? क्यों हार गए आप वहाँ पर? सबसे पहली बात, हार और जीत अपने विषय हैं, लेकिन हमने कहीं भी जनता का विश्वास नहीं खोया है। अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में हम मामूली अंतर से हारे, जिसका एक कारण वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं का विरोध भी हो सकता है। और अगले 6 महीने बाद ही हम लोकसभा चुनाव में हमने राजस्थान में 25 सीटें जीती और वहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया। बात महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन उसके बाद उद्धव जी ने जनादेश का पालन न करते हुए गठबंधन को तोड़ दिया और उसी विचारधारा के साथ शामिल हो गए जिस विचारधारा के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे। बात झारखंड की जाए तो झारखंड के 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31.28% वोट मिले थे।
और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी हम वोटों परसेंट में बढ़े हैं। 2.09% की वृद्धि के साथ 33.37% वोट हमने प्राप्त किए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हार जीत का विषय अलग है, अपनी जगह है, लेकिन हमारे ऊपर से जनता का विश्वास टूटा नहीं है। जी 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 प्रांजल जी, प्रांजल जी, मैं आ रहा हूँ सर। मैं आ रहा हूँ आपके पास प्रांजल जी, मैं आ रहा हूँ सर। दोनों पार्टियों की अलग अलग दलीलें हैं, दोनों एक दूसरे से कटाक्ष करते रहती हैं, डेटा है दोनों। आपका क्या राय है सर, क्या लगता है? बात ये है कि एक आपकी संघ है। देखिए, जहाँ तक जीडीपी की बात पे आते हैं, मंशा तो अच्छी थी डिमोनेटाइजेशन करने की, लेकिन डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को एडवर्सली इफेक्ट किया। जहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री की मंशा अच्छी थी, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में समस्या आ गई। जो इस देश में एक पैरेलल इकोनॉमी उस समय रन करती थी, वो पैरेलल इकोनॉमी अचानक फॉल डाउन कर गई, जिसके कारण देश डिप्रेशन को देखा, रिसेशन को देखा देश की अर्थव्यवस्था ने। तो उस पैरेलल इकोनॉमी की कमी ने, जो एक लार्ज अमाउंट में ब्लैक मनी हमारी सोसाइटी में रन करता था, जिससे पूरा रियल एस्टेट का धंधा, आधा इंडस्ट्री का धंधा, बॉलीवुड में एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस प्रकार के जो व्यवसाय, बड़े व्यवसाय होते थे, वो अचानक धराशायी हो गए, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था अचानक नीचे गिर गई। दूसरी तरफ डीमोनेटाइजेशन के कारण व्यापारियों के, व्यवसायियों के, उद्योगपतियों में के मोरल में कमी आई, उनकी विलिंगनेस टू इन्वेस्ट में कमी आई, लोगों की खर्च करने की इच्छा शक्ति में कमी आई, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा नकारात्मक प्रभाव देखने पड़े। तो निश्चित ही डीमोनेटाइजेशन के बाद एक ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए था जिससे मोरल बूस्ट अप हो, मोरल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोरल ऑफ एक्सपेंडिचर में बढ़त हो, लेकिन जिसमें कमी देखी गई, ऐसा वास्तव में हो नहीं पाया। दूसरी बात राष्ट्रवाद और मंदिर और इन तमाम मुद्दों के बारे में है, तो मैं वास्तव में ये स्पष्ट कर दूं कि गुड गवर्नेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप इन मुद्दों को लेकर के, मंदिर के मुद्दे को, इस देश के राष्ट्रवाद की मुद्दे को, भारत पाकिस्तान चाइना के मुद्दे को वास्तव में तभी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं जब आपकी गवर्नेंस मजबूत हो। और अर्थव्यवस्था के कारण, अर्थव्यवस्था के डाउनफॉल के कारण आपकी गवर्नेंस कमजोर हो रही है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि एक साइक्लिक रिसेशन। जी, वही तो मेरा सवाल है सर, जो आपने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार का। जी जी, मैं आपकी तरफ अभिषेक जी, मुझे 1 मिनट का समय दिया जाए, मैं आग्रह करूंगा। और तीसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था वो कि इस देश की अर्थनीति में एक बड़ी समस्या है। शिकायत मुझे कांग्रेस से है कि जो इस देश को एक ऐसी अर्थनीति, एक ऐसी अर्थव्यवस्था में कांग्रेस ने इस देश को आजादी के बाद से ढकेल दिया, 1947 के बाद से, और 1975 के बाद 1975 में उसको संविधान में कोडिफाइड करके डाल दिया। ये मुझे कांग्रेस से इस बात की नाराजगी है, और भारतीय जनता पार्टी से मुझे नाराजगी इस बात की है कि जहां भारतीय जनता पार्टी से यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी उस परंपरा को, उस सभ्यता को तोड़ेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने इस आर्थिक नीति को, इस आर्थिक व्यवस्था को बरकरार रखा। समस्या अर्थनीति में यही आती है। सोशलिज्म इज एन ऑब्सोलीट थॉट। सोशलिज्म पुरातन हो चुका है। वर्तमान में मुझे लगता है कि इस दुनिया के किसी भी देश को अर्थव्यवस्था में बढ़त पाने के लिए समाजवाद की नीति की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों इसके लिए समान रूप से आरोपी हैं। और तीसरी, चौथी मैं बात कहूंगा कि कहीं न कहीं कोरोना का इस देश की अर्थव्यवस्था को -24% पे ले जाने में एक बड़ा योगदान रहा है। हम इस देश के नागरिकों को, व्यवसायियों को इस बात को समझना चाहिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना से पहले भी तो हमारे अर्थव्यवस्था का कोई अच्छी हालत नहीं थी सर, बिल्कुल डाउनफॉल में जा रही थी। उस या फिर वो मोटर लाइन, जी, निश्चित ही जा रही थी, क्षेत्र से सब डाउनफॉल की तरफ। अभिषेक जी, निश्चित ही जा रही थी। उसका कारण विलिंगनेस टू एक्सपेंस की जो कमी आई इस देश के नागरिकों में, इसका मुख्य कारण ये था पैरेलल इकोनॉमी का डाउनफॉल होना। जी सर, आ रहा हूँ अभिषेक जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ सर। जी जी, जो प्रांजल चतुर्वेदी ने कहा, मैं उससे ही सर उसको सर्टिफाई करके बोलता हूँ सर, जो आपकी सरकार ने वादा किया था 2014 में, GDP हमारी कुछ तो नहीं दिख रहा है। केवल राम मंदिर, राफेल या फिर राष्ट्रवादी के जो सो कॉल्ड राष्ट्रवाद आप लोग बोलते हैं,
उससे ही थोड़ी ना रोजगार और रोटी सबको मिल जाएगा सर। देखिए, आपने जो बात की बेरोजगारी की और जीडीपी की, इसमें जी। आपने एक साथ में शब्द बोल जोड़ा कि क्या सिर्फ राम मंदिर और राफेल से देश चल जाएगा क्या? राफेल हो या अन्य रक्षा समझौते, ये सब देश की अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाए गए विषय हैं। और ऐसी स्थिति में जब हमारे देश की तमाम सीमाएं दुश्मनों से घिरी हों, ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा में उठाए गए कदम सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसको हम किसी भी प्रकार से अपने निजी जीवन शैली या हम जीवन यापन से जोड़ नहीं सकते हैं। राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर एक देश के बहुत बड़े वर्ग की आस्था का विषय था, जिसका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट ने आसानी से किया। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि सब शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, वो सरकार अपना काम कर रही है। बात अगर जीडीपी, बेरोजगारी और रोटी की जाए तो सबसे पहले मैं जीडीपी पर जवाब देना चाहता हूं कि जैसा अभी मैंने बताया कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पद छोड़ा, उसके बाद जीडीपी उस समय देश की 4 पॉइंट आके रह गई थी 1/2। जी 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 बस मेरे सामने आए। सबसे पहली बात है कि आपको याद होगा कोरोना काल में जब राजस्थान सरकार सबसे अच्छी काम कर रही थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने प्रशंसा किया राजस्थान सरकार की। लेकिन जब उसके कार्य अच्छा नहीं लगा केंद्र सरकार को और बीजेपी को, तो उन्होंने राजस्थान में सबसे पहली बात कांग्रेस पार्टी में फूट डालने का काम किया और राजनीतिक जी सर, खड़ा किया कि राजस्थान में कोरोना की जो स्थिति है वो थोड़ी सी गड़बड़ हुआ। इसलिए इस बात को न भूला जाए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो खुद अच्छी काम करती है ना दूसरे को करने की बात है कि कांग्रेस की स्थिति की, तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार की आपने देखा किस स्थिति में गिराया गया। कर्नाटका को आप न भूलिए, देखिए झारखंड और महाराष्ट्र में क्या स्थिति है बीजेपी की। जनता जवाब देना शुरू कर दी और बिहार के चुनाव में और बंगाल के चुनाव में स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएगी और मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। इस बात को इस देश की जनता को कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन बता रही है और बताने की काम करेगी। रोटी रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी की है और करेगी। राम और आप सिर्फ बिजली नहीं दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते। न भूले कि प्राइवेट सेक्टर में और मोटर व्हीकल सेक्टर में क्या स्थिति है रोजगार की। बाहर से लड़के आ रहे हैं, 15 लाख से 5 किलो चावल पे आने वाली बीजेपी की सरकार के प्रवक्ता इस तरीके से बात न करे जैसे दूध के धुले हुए लगे। आपकी विकास दर कहाँ थी जब डोकलाम में चीन हमारी सीमाओं में बढ़ता चला आ रहा था? आपकी विकास दर उस समय कहाँ थी जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले जाता था, हाथ में ले जाता था, अपने देश में दिखाता था? उस समय आपकी विकास दर कहाँ थी? कौन सा व्यक्ति 1 महीना अपना भोजन चला सकता है? कृपया इस बात का स्पष्टीकरण दे दे रोजगार की बात। लेकिन मत भूलिए पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई भी हमारी ही सरकार ने की है। आपकी सरकार में एक कैप्टन कालिया गया था, अपने देश का एक कैप्टन कालिया आपकी सरकार में, जिसको पाकिस्तान की सेना पकड़ के ले गई थी। उसके बाद उसकी बॉडी जब जिंदा शरीर उसका देश में वापस आया, उस समय उसके दोनों हाथ कटे थे, उसके दोनों पैर कटे थे, उसके दोनों कान कटे थे, उसकी नाक कटी हुई थी। बिल्कुल, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। पहले मैं जवाब पाकिस्तान पर दे देता हूँ भाई साहब। जीवन शैली चल सकता है 1 महीना के लिए। जवाब सुन ले सर, मैं दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी हर बात का। पहले जो पाकिस्तान की बात रही थी, जैसे मैंने कैप्टन कालिया की बात बताई, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में गए, लेकिन 24 घंटे के भीतर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे उन्हें वापस मंगाया, ये आप सभी के समक्ष बताने की आवश्यकता नहीं है। सर, मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूँ, मैं आप दोनों से अनुरोध करना चाहूँगा सर। अरे सर, आप देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करूँ, देखिए मेरी बात सुनिए सर।
सर हम रोजगार और रोटी की आज बात कर रहे थे सर। टाइम्स ऑफ हिंद और कोई चैनलों की तरह नहीं है कि हम पुराने बातों लेकर के बैठ जाते हैं जी। आप पुरानी अपनी गिनती गिनवाने लग जाते हैं, बीजेपी वाले अपनी गिनती गिनवाने लग जाते हैं। सर उस मुद्दे पे नहीं है, सरकार आगे क्या करने वाली है, रोजगार और रोटी रोज लोगों को कैसे मिलेगा, सर हम उस पर बात करना चाहते हैं जी। उसी का जवाब दे रहा हूँ। देखिए मुझे लगता है, देखिए मुझे भाई साहब मुझे लगता है ये डिबेट अब एक वैचारिक पटल पे होनी चाहिए। सिर्फ पर्सनली चोट करने से काम नहीं चलेगा, आइडियाज पे चोट कहना चाह रहे हैं। प्रांजल जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। प्रांजल बात बताने की कृपा कीजिए कि इस देश में नहीं, अगर वास्तव में अगर कहना हो तो इस डिबेट को जिस दिशा में मोड़ दिया गया ले आकर के अखलाक के दिशा में और तमाम कम्युनल एंगल इस डिबेट को जो देने का प्रयास किया, तो कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं याद कराना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता को राजीव गांधी जी का वो बयान कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, और दिल्ली दंगों में जितने, मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, मैं न लेना पसंद करता हूं, जितने एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों की हत्या हुई उसका कोई जवाब है? तो दोनों राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार की राजनीति में संलिप्त रही हैं। तो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं केवल आपको याद दिलाना चाह रहा था कि दोनों वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों इस प्रकार की राजनीति में संलिप्त रहे हैं। बात समझने की कोशिश कीजिए सर। पुरानी बातों को उठाने से या फिर पुराने इतिहास को उठाने से आप लोगों को रोटी नहीं मिल जाएगी सर, रोजगार उनको नहीं मिल जाएगा। अभी करंट क्या सिचुएशन, प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए था सर, प्रश्न यही होना चाहिए था। मैं सवाल करना चाहूंगा कि सर आपकी भी हालत कहीं अच्छी नहीं है, आप लोग बस सवाल उठाते हैं, काम भी आप लोगों का कोई सही नहीं है। आपके भी राज्यों में डेटा निकला है सर, आपका भी कोई अच्छा काम नहीं है, इस पर कुछ कहिए आप जी। अभिषेक जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अंतिम सबसे पहली बात तो इन काल्पनिक बातों से कि मोदी जी जाने वाले हैं, न इन काल्पनिक बातों से इस डिबेट का निष्कर्ष आने वाला है, न इन काल्पनिक बातों से ये पता चलने वाला है कि रोटी और रोजगार पे सरकार क्या कर रही है। मैं वर्तमान की बात करता हूँ। बात अगर रोजगार की हो तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, रोजगार का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, क्योंकि आज के 6 वर्ष पूर्व भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब तक अगर बाहर से कोई विदेशी बड़ी कंपनी आती थी तो मॉडल स्टेट के तौर पर गुजरात को पेश किया जाता था। और इसका मतलब ये तो नहीं कि गुजरात में हर व्यक्ति सरकारी नौकर है या हर व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण आवंटित किए गए। सरकार द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार के लिए ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। और एटीएम जैसे तमाम चीजें कांग्रेस ने लेके, राजीव गांधी का आपको याद होगा कंप्लेंट, जिस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी संसद को बैलगाड़ी से घेर रहे थे, उस समय राजीव गांधी जी ने देश में कंप्यूटर लाया था। सर इस बात को न भूला जाए, जिस कंप्यूटर का आप और हम दोनों आधारित हैं। जिस आधार कार्ड की विरोध बीजेपी कर रही थी, उस आधार कार्ड पर बीजेपी निर्भर है। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं सर, सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज के 6 साल पहले जी
नहीं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष माननीय, एक मिनट, वन सेकेंड, दिल्ली नहीं, आप 5 किलो चावल की बात कर रहे हैं सर। आपको अगर इस बात पे बात की जाए, रोटी की बात की जाए, जो आपने मतलब विषय रखा रोटी का, तो कोरोना जैसी भयंकर महामारी में जब पूरी दुनिया इस कोरोना से लड़ रही है, उस समय भी हमारी सरकार ने पिछले 6 माह से लगातार देश के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त अनाज देने का काम किया है सरकार द्वारा। जी मनरेगा और स्पष्टीकरण करें, महान कार्य मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार में किया। स्पष्टीकरण करें, गलत है स्पष्टीकरण। 2008 में देश की स्थितियां कहाँ की, सारा विश्व आर्थिक तो स्पष्ट कीजिए। उस समय मनमोहन सिंह ने कई बार देश को बचाया। सर वित्त मंत्री रहती हुए और प्रधानमंत्री रहती हुए। चलिए सर, आंकड़े सर भाई साहब, देश में जितने व्यक्तियों को, कांग्रेस के पास नहीं है भाई साहब, देश में जितने व्यक्तियों को राशन की जरूरत है उनके पास राशन कार्ड हैं। सर 2G स्पेक्ट्रम भाई साहब, ये कोरोना महामारी डेटाबेस करने के लिए, डेटा की जनगणना कराने के लिए कोरोना महामारी आई है। आंकड़े कागजों में ही रह जाते हैं सर, आंकड़े कागजों में। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, सबके आंकड़े सर कागजी हैं। आपने घोटाले, लेकिन सरकारों को ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि बहुत ही विपरीत स्थिति चल रही है अभी पूरे देश में। सरकारों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए। मैं अंतिम चरण में प्रांजल जी के पास जाना चाहूँगा। सर क्या सॉल्यूशन, किस तरह के उपाय होने चाहिए, क्या तैयारियां करनी चाहिए गवर्नमेंट को इस तरह की स्थितियों से दूरी बनाए रखने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, 47 करोड़ आबादी इस देश की, लगभग 44% कृषि गतिविधियों में, एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, जो कि अर्थव्यवस्था में मात्र 17% का योगदान करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, कुछ समय के लिए रोजगार है, कुछ समय के बाद रोजगार नहीं है, कि एक बड़ी समस्या है। इसके बाद समस्या आती है भारत की अर्थनीति में। मैं जिस पे मुखर विरोधी रहा हूं दोनों पार्टियों का, एक पार्टी का लाने के लिए और दूसरी पार्टी का ढोने के लिए। सोशलिज्म को हमें सोशलिज्म की कम से कम, समाजवाद की कम से कम आवश्यकता नहीं है। अगर इस देश का भविष्य उज्जवल देखना है तो मैं फिर से कहूंगा कि रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सोशलिज्म इज एन ऑब्सोलीट थॉट, सोशलिज्म अब पुरातन विचार है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर वास्तव में इस देश को बढ़ाना है तो हमें कैपिटलिज्म की ओर, पूंजीवाद की ओर ध्यान देना होगा। तीसरी बात, हमारे पास कुल लगभग 1825 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जिसमें से 1/4 यूनिट्स पब्लिक सेक्टर निष्क्रिय है। हमारे बजट का 1/5वां हिस्सा प्रतिवर्ष पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए डेडिकेट हो जाता है उसकी ओर। नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना मिलाकर के कुल 348 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, लेकिन कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट जितनी इफिशिएंटली वर्क करनी चाहिए या जितनी इफिशिएंटली प्राइवेट हैंड में वर्क कर सकती है, उतनी इफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही है। और मुझे कहने में यह कतई संकोच नहीं है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे डिसइन्वेस्टमेंट को देश बेचना कहा जाता है। तो जब तक इस आर्थिक नीति में सुधार नहीं होगा, तब तक मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित ही भारत की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। तीसरी बात, हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जी बिल्कुल, सत्तर साल आपके हाथ में इस देश की सरकार थी। आपने कितना बीएसएनएल को उछले पावदान पे पहुंचा दिया। आपके हाथ में 70 साल रेलवे था, आपने इस देश में रेलवे को किस पायदान पे पहुंचा दिया? था नहीं, आपके पास 70 साल सरकार थी ना। आपने इस देश के रेलवे को, इस देश के बीएसएनएल को और अन्य पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को कितना मजबूत कर दिया, आप ये बताने का कष्ट करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी।
देखिए, इस प्रकार की अगर डिबेट होगी, इस प्रकार की अगर चर्चा होगी कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया तो मोदी जी कह देंगे मैंने नोटबंदी करके पूरे देश को डिजिटल दिशा में दे करके प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल दे दिया। तो इस प्रकार की डिबेट नहीं होनी चाहिए। डिबेट पॉलिसीज पे, डिबेट रणनीतियों पे होनी चाहिए, आर्थिक नीतियों पे डिबेट होनी चाहिए। चर्चाओं सर पुराने साहब आप राजीव गांधी का कार्यकाल गिना रहे, जरा 10 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी कार्यकाल गिनाइए। एक बात मैं आपसे बताऊं, इस देश में माननीय प्रवक्ता, अगर मैं आपको बताऊं कि इस देश में सबसे ज्यादा प्राइवेटाइजेशन अगर किसी ने किया तो 1991 में कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश में कांग्रेस पार्टी ने एलपीजी की पॉलिसी लाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी इस देश में कांग्रेस पार्टी ने लाई थी। क्या कांग्रेस पार्टी ने उस 1991 में देश बेच दिया था? क्या एलपीजी की पॉलिसी इस देश में कौन ले आया था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी इस देश में कौन लेके आया था? और कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, ये फैक्ट है। तो कांग्रेस पार्टी में ने लिबरलाइज, ग्लोबलाइज व प्राइवेटाइज करके देश को बेच दिया था क्या? अच्छा, मतलब अंतर है दोनों में। उदाहरण का दौर चलता रहेगा। आप स्पेक्ट्रम घोटाले की बात कर रहे हैं, मैं जीप घोटाले से गिना सकता हूं। जो इस देश का पहला घोटाला था वो किसने किया था। लेकिन अभी चर्चा इस देश की आर्थिक नीतियों को सुदृढ़ करने की हो रही थी, तो मुझे लगता है कि इसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। कर रहा था कि आर्थिक नीतियों को सुधारने का क्या तरीका है, कौन जाएगा कौन आएगा ये राजनीतिक पार्टियों का विषय है। मैं नीति पे चर्चा कर रहा था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा लगा आप लोगों से चर्चा करके। अगली बार फिर से इसी तरह की किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आप तीनों मेहमानों को। अभी मैं अलविदा लेना चाहूंगा। बाकी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए टाइम्स ऑफ हिंद के साथ। नमस्कार।